नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। आज धनतेरस है, खरीदारी का दिन। आज के दिन लोग सोने चांदी के सामान खरीदते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन सोना अब तक की सबसे ऊंची कीमत पर पहुंच गया है। 10 ग्राम सोने का दाम 78,846 रुपये, यानी कि कल से 601 रुपये ज़्यादा हो गया है। और चांदी की बात करें तो बाज़ार में चांदी 97,238 रुपये प्रति किलो है। तो बाज़ार में रौनक कैसी है? क्या लोग ख़रीदारी करने के लिए उसी तादाद में आ रहे हैं जैसे हर साल आते हैं? साथ ही प्रॉपर्टी से जुड़ी ख़रीदारी लोग कितनी कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग इलाकों में पहुँचे। तो देखते हैं बारी बारी से ये कुछ ख़ास रिपोर्ट्स। समूचे मध्य प्रदेश में त्यौहार की धूम है और धनतेरस का दिन है। बड़े पैमाने पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम दिखाई दे रहा है। तमाम लोग अपनी गाड़ियां नई आज लेने पहुंचे हैं और ऐसे ही मेरे साथ कुछ लोग हैं। गाड़ी लिए नहीं आज बहुत सारी बधाई आपको। थैंक यू। कौन सी गाड़ी ली? ब्रेजा गाड़ी ली अपन ने। अच्छा। आज धनतेरस के शुभ मुहूर्त पे आज अच्छा दिन है तो आज अपन ने गाड़ी ली है। बढ़िया खुशी है। कब आपने चूज़ की थी गाड़ी? मैंने 4-5 दिन पहले चूज़ कर ली थी इस गाड़ी को और आज मैंने ख़रीद लिया। तो क्या लग रहा है इस बार मार्केट कैसा है? क्या देखने में आ रहा है इस बार के मार्केट में? मार्केट थोड़ा सा इस बार का स्लो चल रहा है क्योंकि जो सीएनजी गाड़ियां हैं उनकी डिमांड ज़्यादा है और उसी को देखते हुए वो गाड़ियां अभी आ नहीं पाई हैं। कुछ गाड़ियां हमारे रास्ते में, कुछ ट्रेन में है, चक्कर से भी थोड़ा सा भी माहौल थोड़ा शांत चल रहा है। ब्रेजा का जो बेसिक वाला मॉडल है सीएनजी, उसकी भी डिमांड ज़्यादा है, वो गाड़ी अवेलेबल नहीं है और पिछले साल की अपेक्षा इस साल को देखा जाए तो थोड़ा सा स्लो चल रहा है। पिछले साल का मार्केट कैसा था? मार्केट बहुत अच्छा था। हम लोगों ने गाड़ी मतलब मान के चलो 100+ गाड़ियाँ बेची थी। इस महीने थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि 100 तक पहुंचना थोड़ा सा टच करेंगे जैसे तैसे। इस साल थोड़ा सा कम जाएगा। राजधानी भोपाल में भी ज्वेलरी शॉप्स पर बड़े पैमाने पर लोग खरीदारी करने पहुंचे हैं। ऐसे ही मैं एक ज्वेलरी पर मौजूद हूं। सर, पसंद आया कुछ नहीं आया? पसंद करना है, ये तो अब इन लोगों का डिपार्टमेंट है, इसमें आप समझते हैं टाइम लगता है। इस बार धनतेरस पे ही हर साल करते हैं? इस बार लगभग हर साल कुछ ना कुछ आइटम गोल्ड का लेने का जैसे कि रिवाज है अपने यहाँ, एक लेते हैं। इस बार क्या फ़र्क देख रहे हैं बाजार में? फ़र्क है, रेट बहुत ज़्यादा है गोल्ड की, लेकिन फिर भी लोग ले रहे हैं। रेट देखकर चूज कर रहे हैं या नहीं, हम रेट देख के नहीं कर रहे हैं, हमें तो लेना है। लेना है? मतलब ऐसा लग रहा है मुझे सब देख के कि इस बार की दिवाली महंगी होने वाली है। बिल्कुल। इस बार हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो रिलेटिवली हम देखा जाएगा तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, क्वांटिटी वॉल्यूम तो पिछले साल से कम है। रीज़न बीइंग क्योंकि रेट्स आर ऑल टाइम हाई गोल्ड के, और लेकिन फिर भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं गोल्ड, क्योंकि ये मानना है और ये काफ़ी हद तक सही भी है कि गोल्ड के रेट्स की बढ़ने की अभी चांसेस और हाई हैं। अगर शॉर्ट टर्म में नहीं तो लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल डेफिनेटली गोल्ड और ज़्यादा आगे बढ़ेगा, तो पॉजिटिव परचेजिंग है। सर, आपका नाम? अंकुर जिलानी। क्या डिमांड्स चल रहे हैं इस बार? अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो लोगों का मूड कैसा है, क्या मांग कर रहे हैं सबसे ज़्यादा? लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी फ्लोर्स की डिमांड बढ़ गई है एंड लोगों की बड़े प्लॉट्स की रिक्वायरमेंट भी आ रही है कैटेगरी ए, कैटेगरी बी में। जो पहले कैटेगरी ए में कम थी अब बढ़ गई है। छोटी कैटेगरी या स्मॉल प्लॉट्स जो पहले 200 एंड अबव होते थे, उनकी डिमांड तो हमेशा से है ही। उनकी डिमांड, क्योंकि सारा सेकेंडरी मार्केट से प्लॉट अवेलेबल होते हैं, तो उनकी भी डिमांडें बढ़ चुकी हैं। सो इन जनरल प्रॉपर्टी मार्केट जो हम जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली लग्जरी प्रॉपर्टीज़, इनकी डिमांड स्काई रॉकेटिंग एट द मोमेंट। तो धनतेरस पर ओवरऑल कारोबार अगर आप देखें तो कैसा चला है इस बार? आई वुड से इट्स गुड, इट्स वेरी गुड एट द मोमेंट। या क्या अनुमान है आपका धनतेरस को लेकर, कितना व्यापार होने की उम्मीद है? देखिए, आज धनतेरस पर पूरे दिन भर में लगभग 60,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है, जिसमें अकेला सोने और चांदी का व्यापार लगभग 22,000 करोड़ रुपए का है। अगर हम वाहन की बात करें तो लगभग 7-8 हज़ार करोड़ रुपए के वाहन पूरे देश भर में बिके हैं। वहीं इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे वर्टिकल हैं जो चाहे वो रेडीमेड गारमेंट हो या गिफ्ट आइटम हो या टॉयज़ हो, जिनकी रेलिवेंस आज धनतेरस की खरीद पर है। कुल मिलाकर के ये 60,000 करोड़ का है। और एक आंकड़ा जो हमने पहले दिया था कि पूरे दिवाली त्यौहार के जो 40 दिन हैं
उसमें 4.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हमने होने का अनुमान जताया है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जो सामान बिक रहा है या जो सामान खरीदा जा रहा है वो सारा सामान भारत का सामान है, भारत में बना हुआ सामान है। तो कुल मिला के यदि कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोकल फॉर लोकल सही मायनों में दिवाली के त्यौहार में दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर और बाकी सहयोगी ये बता रहे हैं कि बाजार का माहौल कैसा है, चाहे सोना चांदी का मामला हो या फिर रियल एस्टेट, खरीदारों के हिसाब से, कारोबार के हिसाब से। लेकिन दिवाली से पहले वित्त मंत्रालय की जो मासिक आर्थिक समीक्षा आई है उसमें शहरी मांग में उत्साह की कमी को उजागर करके उस पर चिंता जाहिर की गई है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि शहरी मांग मध्यम हो रही है और उपभोक्ताओं का जोश ठंडा पड़ा हुआ है, जिससे बाजारों में भी भीड़ कम देखी गई। नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी जैसी कंपनियों की ताज़ा तिमाही रिपोर्ट्स में भी शहरों में सपाट मांग को उजागर किया है, यानी कि किसी भी तरह की कोई मांग में बढ़ोतरी नहीं है और शहरी मांग जो है वो मध्यम ही रही है, उपभोक्ताओं का जोश ठंडा है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ग्रामीण मांग में बढ़त हुई है। FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में तेज़ी आई है। साथ ही तिपहिया वाहनों और ट्रैक्टरों की बिक्री बढ़ी है, जिनका गांवों में बहुत इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही सितंबर की वित्त मंत्रालय की समीक्षा में अच्छे मॉनसून होने की वजह से अच्छी खरीफ फसल होने की भी उम्मीद जाहिर की गई है। इसके साथ साथ गोदामों से पर्याप्त अनाज होने के कारण उम्मीद है कि ज़रूरी वस्तुओं के दाम भी स्थिर रहेंगे। लेकिन इसके साथ वित्त मंत्रालय ने कुछ चिंताओं और चुनौतियों का भी जिक्र किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से नौकरियों पर असर पड़ने की शुरुआत होने लगी है। हालांकि AI की वजह से कितनी नौकरियां गई हैं इस बारे में कोई पुख्ता रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया और दूसरे मंचों से आ रही जानकारी के आधार पर ऐसा लग रहा है कि ये आगे चलकर एक गंभीर समस्या हो सकती है। इसके अलावा मध्य एशिया में जंग के अंदेशे का भी बाजार पर नकारात्मक असर पड़ सकता है और उपभोक्ताओं के उत्साह में कमी आ सकती है। तो इस त्यौहार के मौसम में व्यापार कैसा चल रहा है, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही हुई है त्योहारों की, चाहे दशहरा के बाद दिवाली और अभी और भी त्यौहार आएंगे। अजय बग्गा हमारे साथ हैं जो मार्केट एक्सपर्ट हैं, अजय दुआ हैं अर्थशास्त्री और मनोज गौड़ हैं CMD गौड़ ग्रुप। मार्केट की बात आपसे शुरू करना चाहती हूं अजय बग्गा जी। मार्केट में इस वक्त जो रिपोर्ट आई है वित्त मंत्रालय की, उसमें अर्बन मार्केट में बहुत उत्साह नहीं दिखाई दिया है, ये क्यों? हाँ जी, देखें तो डिमांड कम है। जो डिमांड की ग्रोथ ये नहीं है कि कटौती है, बट जितना बढ़ना चाहिए था अर्बन डिमांड साल दर साल लगभग 5% से थोड़ा ज़्यादा बढ़ी है। रूरल डिमांड जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 4.5% से बढ़ी है साल दर साल। तो भारत का अगर आप GDP देखें तो लगभग 60% प्राइवेट कंजम्पशन पे चलता है, तो निजी जो लोग खर्चा करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उस पे चलता है। तो ये जब इसमें एक स्लो डाउन आता है तो ये एक लीडिंग इंडिकेटर दिखा रहा है कि थोड़ा इकोनॉमी में स्लो डाउन है। आप ऑटोज का बिक्री देखिए, टू व्हीलर्स देखिए, सीमेंट की बिक्री देखिए, और बिजली की खपत जो है, बिजली का जो डिमांड बढ़ने की जो रफ्तार है, ये सब यही दिखा रहे कि थोड़ा सा इकोनॉमी में मध्यम हो रही है। इकोनॉमी उतनी तेजी से नहीं बढ़ी पहले 6 महीने में जैसे समीक्षा आई है, मासिक आर्थिक समीक्षा, उसमें दिखाया गया है कि शहरी मांग में उत्साह की कमी है और इसके ऊपर चिंता जाहिर की गई है। तो शहरी मांग में अगर गिरावट नहीं आई है लेकिन कोई बढ़ोतरी नहीं है, एक प्लेटो है, तो अजय दुआ जी ये किस कारण है? ये जो उत्साह की कमी है ये दिख रहा है कि इससे अर्थव्यवस्था के बारे में क्या इंडिकेशन है? धन्यवाद नाज़मा जी। मैं ये पहली चीज़ ये कहना चाहूँगा कि इन दोनों आंकड़ों में जब कहा गया कि रूरल ग्रामीण भागों में थोड़ा उत्साह ज़्यादा है, उसका कारण पिछले 2 साल में ग्रामीण क्षेत्रों में की डिमांड इतनी बढ़ नहीं रही थी, तो वो उसका बेस लो हो गया था।
उसके कारण इस साल जो उत्साह दिख रहा है वो नॉर्मल से ज़्यादा लग रहा है। बिल्कुल इसी कारण विपरीत है व्यवस्था, विपरीत है स्थिति जब हम अर्बन एरियाज या शहरी भागों की बात करते हैं। अभी तक शहरी भागों के ऊपर हमारा इतना कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा था जितना होना चाहिए था। सॉरी, शहरी बढ़ रहा था, उससे बेस बढ़ गया, तो इस साल जो हमने इंक्रीज देखा है वो कम लग रहा है। तो सामान्य रूप से अगर देखा जाए जो ऊपर नीचे पहले गया था उस हिसाब से इस साल भी ये नहीं हम कह पाएंगे कि ग्रामीण भागों में बहुत ज़्यादा नॉर्मल से जो हो गया या शहरी भागों में। तो आप कह रहे हैं कि जो बेस है जिसको मानकर बेस आप नाप रहे हैं वो क्या था, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि कम था वो बेस, इसलिए लग रहा है कि थोड़ा बढ़ा है। हालांकि जो वास्तविकता है इसमें बहुत ज़्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और इसी तरह से अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई है, लेकिन एक प्लेटो है, मांग बहुत बढ़ी नहीं है। तो जो FMCG गुड्स भी हैं, बाज़ारों की क्या इस वक्त स्थिति है अजय बग्गा जी? क्योंकि जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं उसके लिए भी कहा गया है कि बाज़ार ठंडे पड़े हैं और भीड़ कम है। हालांकि बड़े शहरों में जो भीड़ दिख रही है वो हद से ज़्यादा है, सड़कों पे ट्रैफिक, बाज़ारों में भी। क्या लोग सिर्फ निकलते हैं और ख़रीदारी नहीं करते? बाज़ार में क्या मूड है? बहुत अच्छा सवाल है। जो फिजिकल बाज़ार है वहाँ पे अगर आप देखें कि कारों का जैसे आप डीलरशिप देखें, उसमें लगभग 80,000 करोड़ का इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, 85 दिन का इन्वेंट्री है। अब ये ज़रूर है कि दिवाली के आसपास जो आपने बात भी की, त्योहारों का सीज़न है तो इन्वेंट्री बढ़ा दिया जाता है। बट इस साल जो खपत है, स्पेशली जो स्टार्टिंग गाड़ियां हैं उनकी 10 लाख से कम की, उसमें काफ़ी कटौती आई है। आज मारुति के नंबर भी आए, थोड़े से निराशाजनक नंबर आए, और मारुति मार्केट लीडर है, 45% मार्केट शेयर मारुति होल्ड करता है, और उसके नंबर थोड़े से निराशाजनक आए। और यही है कि ऑफ टेक कम है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का आप देखिए, ऑफ टेक थोड़ा कम रहा इस सीजन में। ओवरऑल जो परेशानी है स्टॉक मार्केट में, वो परेशानी है विदेशी निवेशकों के बाहर पैसा निकालने की। तो 1,05,000 करोड़ का पैसा उन्होंने निकाला है अभी तक सेकेंडरी मार्केट से। 17,000 करोड़ जरूर IPOs के जरिए और प्राइमरी मार्केट में लेके आए, बट लगभग इससे आप सोच लीजिए 88,000 करोड़, जो कि एक रिकॉर्ड लेवल है। इतना कभी किसी एक महीने में नहीं निकला भारत से, वो निकला है। तो उससे थोड़ा मार्केट में 6 से 10% की गिरावट है। चलिए आगे और भी मैं आपके पास लौट के ये भी समझूंगी कि जो गिरावट मार्केट में है उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो कितना काम कर रहे हैं। पर अभी हम रियल एस्टेट की बात कर लें। मनोज गौड़ जी हमारे साथ हैं, CMD है गौड़ ग्रुप के। मनोज जी, अभी हमारे एक सहयोगी ये रिपोर्ट दिखा रहे थे, उन्होंने रियल एस्टेट से जुड़े किसी व्यक्ति से बात की जो कह रहे थे कि लग्जरी रियल एस्टेट की मांग बढ़ी है। तो क्या आप बताएंगे कि असली तस्वीर है क्या? अगर बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है, और लग्जरी रियल एस्टेट क्या है, और ये कौन सा सेगमेंट है जो मांग जिस यहाँ पे बढ़ी है? देखिए, कोविड के बाद जो एक परमानेंट चेंज लोगों की लाइफ में आया है, जब लोग घरों में बंद रहे, तो इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस, इम्पोर्टेंस ऑफ ईच कॉर्नर ऑफ फ्लैट जो उन्होंने महसूस किया कि जीवन में अगर कुछ काम आया तो उनका वो घर उसको काम आया। और जब वो एक घर में सारा परिवार रहा तो बड़े घर की जरूरत जो है महसूस हुई। आई थिंक वो एक चेंज आदमी की साइकोलॉजी में बड़े घरों की डिमांड के ऊपर आया। जो पहले था कि पैसे भी ज्यादा होने चाहिए, वहां पे जो जंप आया है, तो वही लोग अब बड़े घर कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं? तो ये सेगमेंट कौन सा है? क्या मिडिल क्लास भी अब बड़े घर ले पा रहा है? और बड़े घर का अगर हम प्राइस के हिसाब से बात करें तो क्या है लग्जरी सेगमेंट? देखिए, इसमें लग्जरी में भी 2-3 डिपेंड करता है, मेट्रोज में है या टायर 2-3 सिटीज में है। जैसे NCR की अगर हम बात करें तो जो मार्केट गुड़गांव की है, गुड़गांव में भी 2-3 अलग अलग सेगमेंट्स हैं कि गोल्फ कोर्स रोड की बात करें या द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें या थोड़ा सा आगे जाते हैं उसकी बात अलग है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे एंड गाजियाबाद, 4 प्राइमरी मार्केट है। तो उसमें अलग अलग सेक्टर्स और उसके हिसाब से होता है। लेकिन
जो एक चेंज, जो परमानेंट चेंज आया है, बहुत सारे लोग अपने पुराने घर से अपग्रेड भी कर रहे हैं, जी। फैमिली साइज भी बढ़ा है। ऑफ कोर्स जो है इकोनॉमी जिस तरह से बढ़ रही है पूरे इंडिया की, तो पैसा आम आदमी के पास आया, चाहे उसकी सैलरी इंक्रीज हुई है या व्यापार के अंदर जो आया है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिया तो जो अभी बड़ी है इस धीरे से जो फेस्टिवल है। सीजन में भी क्या कोई जंप दिखा है रियल एस्टेट की मांग में? देखिए अभी तो ऐसा हो रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द जो है हाउस जो है ही नहीं, जो है आज की डेट में अगर अच्छा डेवलपर है, अच्छी लोकेशंस है, तो लोग जी। उसका वेट नहीं कर रहे हैं। और हमारा प्रोडक्ट जो है वो आप दूसरी ऐसी चीज नहीं है जो फैक्ट्री में बनाया जा सके या शोरूमों पे देखा जा सके। ये एक टिपिकल प्रोडक्ट है जिसको बनने में ही कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं। तो पूरी इंडिया में कम से मिला के कम। भी हम 5 लाख से ज्यादा मकान जो है वो जो है बना नहीं पा रहे हैं। पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ जो है। जबकि एज कम्पेयर टू चाइना लगभग 1 करोड़ मकान पर ईयर जो है वो डिलीवरी उनका रिकॉर्ड है। चलिए जो एनसीआर जो की डिमांड स्थिति है क्या और है? अब एनसीआर की स्थिति क्या है खास करके यहाँ पर, क्योंकि डिमांड मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा होगा और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है बढ़ती हुई आबादी के साथ में। एक ब्रेक लेती हूँ इस समय, ब्रेक के बाद बात करेंगे रियल एस्टेट सेगमेंट के अलावा बाजार की भी और साथ साथ फिस्कल मार्केट की भी इस ब्रेक के बाद। तो त्योहार के मौसम में व्यापार कैसा है, बात कर रहे हैं हम। अजय बग्गा हमारे साथ जुड़े हैं, मार्केट एक्सपर्ट अजय दुआर्त शास्त्री और मनोज गौड़, सीएमडी गौड़ ग्रुप। मनोज जी, आप रियल एस्टेट की बात बता रहे थे, खास करके जो लग्जरी सेगमेंट है। हमारे पास वक्त कम है, पर मैं आपसे एक सवाल जानना चाहती हूँ कि क्या बदलाव देखा गया है रियल एस्टेट सेगमेंट में, और क्या इस मौसम में क्या उसमें और कोई बढ़ोतरी देखी गई है त्योहारों के मौसम में? देखिए अभी रियल एस्टेट में तो खासकर दिल्ली एनसीआर में जहाँ पे हम ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, वहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का एक तरह से कह सकते हैं क्राइसिस है। चाहकर भी नए प्रोजेक्ट जो है वो इतनी तेज़ी से नहीं आ पा रहे हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ अ लैंड, गुड लैंड, लोकेशन, अप्रूवल्स, रेरा अप्रूवल्स, तो चाहकर भी जो है तो डिमांड बढ़ी लैंड हुई है। इतनी अवेलेबल नहीं, बहुत ज़्यादा जो है। आज की डेट में तो ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं कि जो सिंगल डे के अंदर 100% सोल्ड आउट, इवन 2 टाइम्स 3 टाइम्स सब्सक्रिप्शन, कि अगर 1200 फ्लैट है तो उसके बदले में 3000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। तो लॉटरी तक की भी जो है ऐसी तो नौबत आ ये गई जो है। डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ी है, क्या डिस्पेंसेबल इनकम लोगों के पास बढ़ा है अजय दुआ जी? क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है उसका क्या इसके साथ सीधा संबंध है? लोगों के स्पेशली क्या जो बड़े शहर हैं वहाँ पे क्या बदलाव है, ग्रामीण एरियाज में क्या बदलाव है? नज़मा जी, मैं ये कहना चाहूँगा, जो मैंने पहले बेस इफेक्ट की बात की थी, वो कमेंट थी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो बताया कि अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ का उस संबंध में, और वो आज से पहले के 3 महीने पहले का डेटा था। अगर आप अभी मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जैसा अभी अजय बग्गा भी कह रहे थे कि जो एफएमसीजी गुड्स भी हैं और मार्केट में उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, डिमांड उतनी नहीं पड़ी है। इधर रियल एस्टेट सेक्टर में कह रहे हैं डिमांड बहुत बड़ी है, तो लोगों के पास पैसे आए हैं या? मैं वही कहना चाह रहा था जी, मैं अजय बंगा जी के से बिल्कुल सहमत हूँ कि मार्केट में वो एंथुजियाज्म नहीं है जो खास करके त्योहार के सीज़न में हम हर साल देखते हैं। ये हमें ऑटोमोबाइल मार्केट देख लीजिए, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स देख लीजिए, और ये गौड़ साहब के लिए अच्छा प्रोजेक्ट होगा जिससे बहुत बिक रहा है। पर ओवरऑल देश में देखा जाए तो रियल एस्टेट में भी इन्वेंट्री बढ़ी है। लग्जरी को छोड़िए, पूरे का अगर लेंगे, इसका कारण यही है कि पहले क्वार्टर में जो कंजम्पशन कम थी, लोगों का उत्पन्न कम हुआ, कारण दिया गया था कि उस क्वार्टर में इलेक्शन थी। सेकंड क्वार्टर में कहा गया कि क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स बहुत आए, कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लोग काम पे जो डेली वेजर्स वगैरह हैं उनके पास जो इनकम आनी थी वो नहीं आई। और तीसरा कारण जो विदेश में चल रहा है, जिससे फूड इन्फ्लेशन भी कारण है, डीजल और पेट्रोल का कीमत बढ़ गया मिडिल ईस्ट में, जिसमें आपने बात किया, या यूक्रेन जो लड़ाई यूक्रेन रशिया की चल रही है, उन सब चीज़ों का भारत के जीडीपी पे और लोगों के हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम हर साल आती थी उसमें थोड़ी सी मंदी जरूर हुई है। तो डिस्पोजेबल इनकम में मंदी है अजय बग्गा जी, तो मार्केट में जो हम खरीदारी या भीड़ देखते हैं, क्या वो एक किसी खास सेगमेंट के लिए है सिर्फ?
मतलब जो अमीर हैं वो और अमीर हुए हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं किया, उसके पास इनकम नहीं बढ़ी है। हाँ, देखिए, जो निवेशित हैं या जिसके पास एसेट है, क्योंकि एसेट में अप्रिसिएशन हो रही है, तो वो इनइक्वालिटी जरूर बढ़ती है, वो तो है। जी जी और देखें तो 1% इंडिया आप कह सकते हैं कि फ्रांस के पर कैपिटा पे बैठा हुआ है। 15-20% इंडिया ईस्टर्न यूरोप हो जाता है। जी 20-25% इंडिया इंडोनेशियन आप बुला लीजिए, और फिर एक तबका बहुत नीचे का 20% 25% इंडिया ऐसा है जो सब सहारन अफ्रीका पे है, जी जिसको आप खाद्य जी सामग्री दे रहे हैं, आपने सब दे रहे हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया इसको, तमाम देशों का की मिसाल देकर। धन्यवाद आप तीनों का। आपने कहा कि यहाँ फ्रांस यानी यूरोप की भी इकॉनमी है, सब सहारन अफ्रीका यानी कि हद से ज़्यादा गरीबी भी है, और इंडोनेशिया और बाकी देशों की से भी मुकाबला किया यानी कि इनइक्वालिटी काफ़ी बड़ी है। धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो त्यौहार में बहुत ज़्यादा उत्साह भी नहीं दिख रहा है, बाज़ार में एक मंदी है क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम जो है वो लोगों के पास उतना नहीं है। एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में। और अब बात चुनावों की करते हैं। झारखंड में सभी दल जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। इस बार भी मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ महागठबंधन और एनडीए के बीच है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी गांडेय विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। कल्पना सोरेन का मुकाबला यहां बीजेपी की मुनियाद देवी से है। कल्पना सोरेन इसी साल उपचुनाव में गांडेय से निर्वाचित हुई थी। वो एक बार फिर से चुनाव में अब किस्मत आजमा रही हैं। उनसे बात की है हमारे सहयोगी सिकता देव ने। नमस्कार। झारखंड की राजनीति का एक बड़ा नाम, जिसने काफ़ी कम वक्त में ही अपनी एक अलग पहचान भी बना ली है। वो जहां जाती हैं, लोगों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए जुट जाती है। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले झारखंड की सियासत कितनी बदली है और आगे की राह क्या होने वाली है, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं जेएमएम की नेता कल्पना सोरेन। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब सबसे पहला सवाल तो यही कि लोकसभा चुनावों की जिम्मेदारी आपने संभाली थी, तो अनुभव हो चुका है चुनावी कैंपेन का और पूरी तैयारियों का, तो विधानसभा चुनाव कितने अलग होने वाले हैं लोकसभा चुनावों से? सिकता जी, सबसे पहले तो आपको जोहार है और आपके सारे व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से जोहार है। और जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि कैसे रहेंगे, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए एक प्रीलिमिनरी आप कह सकते हैं क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है लोकसभा की, और कहीं ना कहीं हम लोग पूरी मजबूती के साथ अभी अपने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। विपक्षों के आरोप, विपक्षी दलों के आरोप के बारे में बात करें, बबली बंटी की जोड़ी कह रहे हैं, भ्रष्टाचार पर आप लोगों को घेर रहे हैं, आप जवाब क्या देती हैं आप जब अपने वोटरों के बीच होती हैं तो अपने विपक्षियों को? देखिए, मैं तो यही कहती हूँ कि अगर झारखंड में ये हम अपने बातों के साथ और अपने कामों के साथ आज हम जनता के बीच में जाते हैं। आज आप अगर झारखंड में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे आप अबू आवास हो, सर्वजन पेंशन हो, या आप बिरसा हरित ग्राम हो, सावित्रीबाई फूले हो, बच्चों के लिए हमारी मरांगोम के स्कॉलरशिप योजना है जो विदेश में बच्चों के लिए पढ़ने के लिए है। इसी तरीके से हमारी मैया झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है, बिजली बिल माफ़ी है, हमारे किसानों के लिए लोन ऋण माफ़ी है। तो आज अगर हम जा रहे हैं लोगों के बीच में, तो हम ये लेके जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी आपके दुखों के में हमेशा आपके साथ खड़े रहने वाले हैं। उनके ऊपर में भी दुख आया, और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि साल के स्टार्टिंग में जो उन पे दुख आया, 5 महीनों में वो इतने मजबूत हो गए हैं कि उन्होंने एक प्रण लिया, एक संकल्प लिया है कि झारखंड के लोगों की जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो उनका हक है, उनको दिलाने के लिए वो पूरे दृढ़ संकल्पित हैं। तो मुझे लगता है कि हम अपनी बातों को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। और अगर मैं आपको कहना चाहूँ सिकता जी कि हम लोगों ने ये 5 साल में अगर कैलकुलेशन करें तो 2 साल हमारा कोविड में गया। हम लोगों ने जान माल की प्राथमिकता पहले रखी, लोगों की जान बचाई, भूख से लोगों को नहीं मरने दिया। और जहाँ हमारे पास 3 वर्ष आया, 3 वर्ष में 5 महीने इन्होंने, हमारे विपक्षों ने ऐसा षड्यंत्र किया कि 5 महीने सर को जेल के अंदर डाला। तो अगर हमारी जो भी परफॉर्मेंस है वो सिर्फ आपको 2.5 साल का दिखेगा, तो अब अगर 2.5 साल में हेमंत जी ने इतनी लंबी
गहरी और गाढ़ी लकीर खींची है तो समझ सकते हैं कि उनकी सोच दूरगामी है। वो झारखंड को 25, 30, 50 साल के लिए किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये उनका एक रूपरेखा माइंड में ऑलरेडी सेट है। तो ये तो अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। जब 2.5 साल में ये परफॉर्मेंस है, अगर हमको ये 5 साल का सीधा एक कार्यकाल मिलता करने के लिए, अगर कोई इस तरीके की कोविड नहीं आती, तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा हम लोग काम हो सकता था। हाँ जी। तो जो पर्सनल अटैक्स हैं भ्रष्टाचार को लेकर, जैसा कि मैंने आप पहले सवाल में भी कहा, बबली बंटी की जोड़ी जो आगे क्या आप इनको मौका दोगे, तो वो भ्रष्टाचार के आरोप में जो पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं आप पर, आपकी फैमिली पर, इसकी तैयारी थी कि अगर राजनीति में उतरेंगी तो ये भी झेलना होगा? देखिए, मैं तो ये जानती हूँ, ये समझती हूँ कि इस तरीके की बातें मेरे जो ससुर जी हैं आदरणीय देशमगुरु शिबू सोरेन जी के ऊपर में भी हुआ। और अगर आप राजनीतिक जगह में आ जाते हैं, जब आप पब्लिक फिगर हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की बातें, और आजकल आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पर्सनल होकर अटैक किया जाता है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप हमारे कार्यों को लेकर के हमारे लोगों के बीच में या उनके सामने में जाएंगे, तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करता है कि हमने काम क्या किया। और अब मैं बार बार आपको कहना चाहूँगी कि 2.5 साल की सरकार में इतना ज़बरदस्त काम हुआ है कि आगे लोग समझ सकते हैं कि हम बेहतर झारखंड बनाने की तरफ में आगे बढ़ चुके हैं। बीजेपी एक और मुद्दा उठा रही है जिसका जवाब आपसे समझना ज़रूरी है इस वक्त, डेमोग्राफी में बदलाव का, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन का, जिसको रोकने की कोशिश आपकी मौजूदा सरकार ने नहीं की, ये आरोप है बीजेपी का। इसका जवाब इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास क्या है? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन है, आप इस समझने की कोशिश करिए कि हमारी झारखंड की बाउंड्रीज़ किसी इंटरनेशनल बॉर्डर से शेयर नहीं करती हैं। अगर हमारी बाहर से अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की सिक्योरिटी किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो ये एक वाजिब सी चीज़ें हैं, वाजिब सी बातें हैं कि अगर आप बॉर्डर सिक्योरिटीज़ को अगर आप क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दे पा रहे हैं, आप नाकाम है वहाँ पे, तो आपकी नाकामी आप राज्य सरकार पे नहीं थोप सकते हैं। और अगर आप बोल रहे हैं डेमोग्राफी चेंज हुआ है, तो मतलब कहने का बात है कि आप अगर वहाँ पे अपनी तरीक़ों की अपनी क्षमता नहीं है, तो अपनी क्षमता आप हम लोगों के झारखंड में और झारखंड राज्य सरकार के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? दैट इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अबाउट द टेक केयर ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ झारखंड। सो आई ट्रूली बिलीव एंड कि ये इनकी नाकामी है और ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए राज्य सरकार के ऊपर में उंगली उठा रहे हैं। व्हाट रिपोर्ट्स डू यू हैव? इज़ देयर अ चेंज? क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही है कि इस वजह से जो आदिवासियों की जो जनसंख्या है उसमें गिरावट दर्ज हो रही है। व्हाट रिपोर्ट्स राज्य सरकार या आप लोगों के पास है? राइट नाउ अगर जो रिपोर्ट्स है वो मेरे पास तो फ़िलहाल नहीं है, बट द मेन थिंग इज़ दैट कि अगर आपके पास रिपोर्ट्स, आप लोग पहले सेंसस करा लीजिए, उसके बाद फिर रिपोर्ट्स की बात करेंगे ना। अगर हमको आप बोल रहे हैं कि ये हुआ है, तो आप हमारी झारखंड में जब ये चुनाव होता है तब आप ये बातें लेकर के आ रहे थे। जब आपकी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, आपने तो कभी ऐसी कोई बातें नहीं कही। और आज जब हमारी गठबंधन की सरकार है, और आप ये सिक्ता जी अब समझने की कोशिश करिए कि ये उन राज्यों में सबसे ज़्यादा हमला करते हैं जहाँ इनकी अपनी सरकार नहीं होती है। सारे ईडी सीबीआई इनको उन्हीं राज्यों में दिखता है जहां इंडिया गठबंधन की सरकार होती है। सो मुझे लगता है कि अगर पावर है इनके पास में, तो इसका सही जगह में, सही निर्देश में, सही जगह में इनको इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि हमारे इंडिया गठबंधन के जहां शासित राज्य हैं उनको टारगेट करना। छोटा सा सवाल इससे जुड़ा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर एक बार फिर आपकी सरकार चुनी जाती है तो इस मुद्दे पर आप लोग विचार करेंगे, देखेंगे, इसकी जड़ तक जाएंगे? हाँ जी, मैं समझ नहीं पाई। अगर एक बार फिर आप लोगों की सरकार चुनी जाती है तो ऐसे में क्या इस डेमोग्राफी चेंज की बात जो ये लोग कर रहे हैं, आपके विपक्षी कर रहे हैं, उसकी जड़ तक जाएंगे, तह तक जानने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैं आपको यही बार बार कहना चाहूँगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन से उपजा हुआ पार्टी है और हम प्रतिबद्ध हैं अपने झारखंड के, चाहे आदिवासी हों, चाहे हमारे मूलवासी हों, सबकी रक्षा करना। तो इसके साथ साथ मैं अगर आपको कहना चाहूँगी, हमारी मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, झारखंड को हम कैसे मजबूत बना सकते हैं, हम झारखंड को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, हमारा फ्यूचर प्लान है। अगर आप रांची जाएँ, रांची में हम लोगों ने फ्लाईओवर
देने का काम किया है, वो भी सब कम समय में। और ये हमारे जितने भी धनबाद है, जमशेदपुर है, इन सब राज्यों में, गिरिडीह में आप रिंग रोड आप देख सकते हैं, उसका शिलान्यास हो गया। हम एजुकेशन सेक्टर में काम करना चाहते हैं, हम हेल्थ सेक्टर में काम करना चाहते हैं। तो हमारे पास एक क्लियर पिक्चर है कि हम झारखंड को क्या देना चाहते हैं या हमारे लोगों को हम क्या देना चाहते हैं। तो दैट इज़ द पिक्चर इज़ वेरी क्लियर। सो डेफिनेटली द पीपल हैव द फेथ ऑन अस एंड आई confidently say this time in this election 2024 definitely the Abua Sarkar will come back with a strong number of majority. अब जब चुनाव होते हैं हमने देखा है रेवड़ियाँ बांटने की भी होड़ लग जाती है। आधी आबादी पर आप बात कर रही हैं, आप जहाँ जाती हैं महिलाओं की भीड़ जुटाती हैं। मैया सम्मान योजना की जो सक्सेस है वो हमने देखी है, लेकिन उधर से भी गोगो योजना की बात हो रही है। तो इस कंपटीशन का क्या जवाब देंगी, क्योंकि अगर आप कुछ राशि देना चाहती हैं तो उधर से भी उससे ज़्यादा राशि का वादा आ जाता है। सिकता जी, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहूँगी, बस कुछ नहीं। 2014 की जब इनकी डबल इंजन की सरकार थी, इन्होंने हमेशा बोला कि झारखंड में पहली बार है कि बीजेपी ने अपनी 5 साल की सरकार पूरी की, अकेले अपनी एनडीए की सरकार पूरी की। अब उसके बाद में झारखंड में अगर आप अनुमान लगाएं तो झारखंड में अभी 24 साल हम लोग पूरे करने जाएंगे। झारखंड में सबसे ज़्यादा सरकार किसकी रही? 20 वर्षों तक किसकी सरकार रही? बीजेपी की सरकार रही। आज 24 साल हो रहे हैं और ये झारखंड के ऐसे पहले और यशस्वी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने आधी आबादी के बारे में सोचा है और उनके लिए कल्याणकारी योजना लाई है, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। अगर ये बात करते हैं कि ये चुनावी मुद्दा है, चुनावी में ये योजनाएं सब लेकर आ रहे हैं, तो मैं ये उनसे पूछना चाहती हूँ कि 20 साल तो आपने राज किया, तो आप हमारी महिलाओं को कैसे भूल गए? मतलब आपकी मानसिकता यही है कि हाँ, इनको घर में बैठा के रखो, सिर्फ वोट लेने का। आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने सोचा, फॉलो वो लोग कर रहे हैं? क्या? हाँ जी, आप ये कह रही हैं कि आप लोगों ने सोचा और फॉलो वहाँ से किया जा रहा है? देखिए, वही तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हेमंत सोरेन जी की ये सोच है, ये उनकी सोच है कि झारखंड की आधी आबादी को सशक्त कराना है। ये उनकी सोच है कि झारखंड की आधी आबादी को स्वावलंबी बनाना है, एक आर्थिक स्वरूप से, एक मानसिक स्वरूप से उनको मजबूत बनाने का काम है। और जैसे ही हम ये योजना लेकर आते हैं, ये लोग अपने एजेंट्स हैं इनके, PIL करने वाले, पहले PIL कराते हैं और PIL इसलिए कराते हैं ताकि हमारी महिलाओं को, उनको खुशियाँ ना मिले। जो हेमंत सोरेन जी उन्होंने एक पहला कदम और पहला प्रयास किया और उसके बाद वो अपनी योजना लेकर आते हैं। तो ये दोनों तरफ से गेम खेलते हैं। आप ये समझिए, बात राशि की नहीं हो रही है, बात ये है कि आज अगर पहला कदम क्रांतिकारी झारखंड की आधी आबादी को जोड़ने और उन्हें सशक्त कराने का काम किया है तो हेमंत सोरेन जी ने किया है। कुछ और सवाल है। चुनावों से पहले झारखंड इकलौता राज्य नहीं है, हर राज्य में ये होता है कि हर राजनीतिक पार्टी के नेता चुनाव से ठीक पहले पाला बदल लेते हैं, कुछ इधर जाते हैं, कुछ उधर जाते हैं। ऐसे में जब आपकी सिस्टर इन लॉ ने पाला बदला या फिर आपके वरिष्ठ नेता चंपे सोरेन ने पाला बदला, इसका नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ेगा वोटिंग में? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो चुनाव चिन्ह है तीर धनुष, ये तीर धनुष में ना हमारे झारखंड का इतिहास छुपा हुआ है। इस तीर धनुष में हमारे गुरुजी का संग्राम है, इस तीर धनुष में हमारे हेमंत जी की हिम्मत है और इस तीर धनुष में हमारे झारखंड की, हमारे मूलवासी हों, हमारे झारखंड की आवाम हो, उनका पूरा अटूट विश्वास है। तो अगर कहीं पे भी कोई भी खड़ा होता है तो कैंडिडेट से ज़्यादा वहाँ पर में हमारे सिंबल खड़े रहते हैं। वो तीर धनुष हमें बताता है कि यहाँ पर में जिस तरीके से ये झारखंड झुकने वाला नहीं है। हमारे वीर शहीद हों, तिलका बाबा हो, बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, फूलो जहान हो, पोटो हो, बहुत सारे लोग हैं, अनंत लोग हैं। इनकी गाथाओं से हमें यही प्रेरणा मिलती है, झारखंड लड़ने वाला जगह है और यहाँ जो हमारे पूर्वजों का हथियार भी रहा था वो भी तीर धनुष रहा था। तो मैं आपको समझाना चाहूँगी और आपके दर्शकों को ये बताना भी चाहूँगी, ये संग्रामशील
यहाँ क्रांतिकारी भरे हुए हैं और यहाँ तीर धनुष का मान हमारी इज्जत से, हमारी संस्कृति से, हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है। और मैं समझती हूँ कि आज अगर झारखंड की बुनियाद, या हम अपने आप को झारखंडी भी बोलते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान ये तीर धनुष आपके लिए नुकसान नहीं होने वाला? देखिए, अब तो वो उनको मिस नहीं करती हैं अपनी पार्टी में? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी ये उनका पर्सनल डिसीजन था और वो पर्सनल डिसीजन उन्होंने लेकर के उन्होंने अपनी विचारधारा बदली। हमारी विचारधारा जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, वो वही है और हम उसी के लिए लड़ते हैं। और झारखंड की जनता जानती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का हर एक व्यक्ति, महिला हो, पुरुष हो, सब जुझारू हैं, सब एक सिपाही हैं और हर वक्त अब लड़ने के लिए अपनी जनता के सामने हमेशा खड़े रहते हैं और उनकी हक और उनके अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते हैं। कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी विचारधारा बदलकर आप लोगों के साथ वो जुड़े हैं, चाहे वो लुइस मरांडी हों, बाकी और भी नाम हैं। ऐसे में क्या उम्मीदवारों की कमी है, कैंडिडेट्स की कमी है, नेताओं की कमी है कि बीजेपी से जो भी आ रहा है उसका जेएमएम में स्वागत है? मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगी, आपका जो पहला सवाल था वही मैं आपको कहना चाहूँगी। शायद उनके पास में उम्मीदवारों की ज़्यादा कमी है, उनके पास में नेताओं की ज़्यादा कमी है, इसलिए वो हमारे परिवार से लोगों को तोड़ करके लेके जाना चाह रहे हैं। और वहाँ से जो लोग आ रहे हैं वो असंतुष्ट होकर के आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जितने वर्षों से मेहनत की, आज चुनावी समय में उनके पास में उनका पत्ता अगर काट दिया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग ज़्यादा डरे हुए हैं। और हमारे भाजपा के लोग इतने ज़्यादा डर गए हैं हेमंत जी के कार्यों से कि उनको पता है कि अपना वो भविष्य देख सकते हैं कि झारखंड की जनता इस बार अपने भाई, अपना बेटा को चुनने वाली है, हेमंत सोरेन को चुनने। एक आखिरी सवाल, चंपई सोरेन का चुनावों से ठीक पहले उनका मुख्यमंत्री पद से हटा देना, ये रणनीति के पीछे क्या सोच रही और कहीं बैकफायर ना कर जाए ये रणनीति? देखिए, हटा देना का बात नहीं था, ये जनता हमारे और साथ ही साथ हमारे गठबंधन क्या सोच था और उसके वजह से ये सब डिसीजन लिया गया था। और ये आला कमान ने डिसीजन लिया था, तब तो मैं नहीं आई थी, तो मैं उसके लिए परफेक्ट पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। और वो आदरणीय हैं, वो बड़े हैं, मेरी जेठानी भी बड़ी हैं और हम अभी भी सम्मान करते हैं, क्योंकि परिवार परिवार ही होता है। जिस तरीके से रूठ करके सब चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका अस्तित्व, आपकी बुनियाद जिस पार्टी से रहती है, आप उस तरफ कभी ना कभी ज़रूर वापस आएंगे। रहेगा। बहुत शुक्रिया कल्पना सोरेन हमसे बात करने के लिए। हम बात कर रहे थे जेएमएम की मौजूदा गांडे से सांसद कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी से, जो पूरे जोश में हैं और चुनावी मैदान में उतरी हैं जेएमएम को आगे बढ़ाने के लिए। इस बार दीपावली के मौके पर अयोध्या नगरी 25 लाख दियों से जगमग होगी। इसे लेकर तैयारियां बस अंतिम चरण में हैं। एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। सरयू घाट पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से जुड़ी एक टीम भी पहुंच गई है।